हाँ मस्त, ओके ओके। चलिए, इलेक्ट्रॉन एक प्रकार का ऋणात्मक होता है, क्या होता है, ऋणात्मक होता है, ठीक ना। जो भी एक्स्ट्रा प्रश्न आपको बताए जाएंगे नोट करते चलिएगा, जितना नोट कीजिएगा। गुड इवनिंग शर्मा जी, गुड इवनिंग। नोट करते चलिएगा तो आप ही के लिए फायदा रहेंगे। जो प्रोटॉन होता है पॉजिटिव होता है अर्थात धनात्मक होता है, अगर जो न्यूट्रॉन होता है बिल्कुल उदासीन होता है, क्या होता है जी, उदासीन होता है, अर्थात इस पर न किसी प्रकार का प्लस चार्ज होता है न ही माइनस चार्ज होता है, ठीक है। तो यहाँ दिया हुआ कैथोड, क्या दिया हुआ है, कैथोड दिया हुआ है। अगर वही कैथोड की बात करते हैं, है ना, एक होता है कैथोड और एक होता है एनोड, याद रखिएगा। एक क्या होता है, एक होता है कैथोड और एक क्या होता है, एनोड होता है। ये दोनों प्रश्न पूछे हुए हैं। तो कैथोड आपको ट्रिक बताए थे, कैथोड क से होता है कर्जा, क्या होता है जी, कर्जा। आप कर्जा को याद कर सकते हैं, जो कर्जा होता है हम किस में रहते हैं, ऋणात्मक में रहते हैं, कहाँ रहते हैं, ऋणात्मक में रहते हैं, यानी कि माइनस में रहते हैं, है ना। ऋणात्मक को माइनस में बोलते हैं। इस हिसाब से कैथोड पूछेगा कि कैथोड में कैसा आवेश होता है या कौन सा उपस्थित रहता है, आप सभी का जवाब हो जाएगा ए, ठीक है। आप सभी जवाब भी देते चलिएगा, जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताते जाएंगे हम प्रश्न उसको नोट करते चलिएगा। बिल्कुल हेमंत, है ना, आपका जवाब बिल्कुल सही, उसमें क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ठीक है। इस बातों को भी नोट कर लीजिएगा। अगर प्रोटॉन पूछेगा एनोड कैसा होता है, तो एनोड होता है आपका धनात्मक, क्या होता है जी, धनात्मक होता है। क्योंकि यह प्रश्न पूछ चुका है तो उम्मीद है कि ऐसे सारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, है ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, है ना। एक प्रश्न ज्यादा हम डिटेल से नहीं बताएंगे, जितना है उतना ही बता पाएंगे, ठीक है। यहाँ दिया सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या होता है। देखिए एक सिल्वर क्लोराइड होता है, एक सिल्वर ब्रोमाइड होता है, ठीक है। क्या होता है जी, एक सिल्वर क्लोराइड और क्या होता है, सिल्वर ब्रोमाइड होता है, ठीक है। आप सभी जानते हैं कि जो सिल्वर ब्रोमाइड होता है इसका रंग पीला होता है, कैसा होता है जी, पीला होता है। ओके ओके नीलेश, है ना। आप सबको एक ही बात का आग्रह रहेगा कि आप सभी नोट जरूर करते चलिएगा सभी प्रश्नों को, है ना। नोट कीजिएगा तो आपके लिए बेहतर रहेंगे, ठीक। तो एक है आपका सिल्वर ब्रोमाइड, AgBr इसका सूत्र होता है, ठीक है। एक होता है सिल्वर आयोडाइड, क्या होता है जी, सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर आयोडाइड होता है, सिल्वर आयोडाइड होता है, ठीक है। AgI होता है, क्या होता है, AgI होता है। तो AgCl के पूछ रहे हैं हम, AgCl सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है, इसका रंग सफेद होता है, कैसा होता है, सफेद। हरा नहीं होते, क्या होते हैं, सफेद होते हैं, ठीक है। सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है, तो सफेद होता है। वहीं बात करते हैं सिल्वर ब्रोमाइड का रंग कैसा होता है, तो पीला होता है। क्लियर है। किसी प्रकार का दिक्कत होता हमें बता दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है आपका तीसरा नंबर की, लोहा से जिंक को लेपित करने की क्रिया क्या कहलाती है। आप सभी जानते हैं कि लोहा, है ना, अगर लोहा की बात करते हैं तो लोहा एक धातु है, क्या जी, लोहा एक धातु है। लोहा क्या है, एक धातु है जिसका संकेत होता है Fe, क्या होता है, Fe। और वहीं बात करते हैं परमाणु संख्या क्या होता है ना। परमाणु संख्या की बात करते हैं, परमाणु संख्या की अगर बात करते हैं तो इसका परमाणु संख्या होता है 26। कितना होता है, 26। किस ब्लॉक का तत्व है, किस ब्लॉक का तत्व है, तो यह ब्लॉक है ना, डी ब्लॉक का तत्व है। किसका है जी, तो डी ब्लॉक का तत्व है। आप सभी जानते हैं कि अगर बात करें ब्लॉक की कुल संख्या कितनी होती है, ब्लॉक ब्लॉक की संख्या कुल कितनी होती है, ब्लॉक की कुल संख्या होती है 4। कितना होती है, तो 4 होती है, ठीक है। एस हो गया, पी हो गया, डी हो गया और क्या हो गया, एफ हो गए। इन ब्लॉकों का आप याद रखिएगा, ठीक है। एक ही बार में सारे डिटेल में नहीं जानेंगे, है ना, पानी चढ़ाना। चलिए देखते हैं। देखिए संक्षारण होता है कि लोहे में जो जंग लगते हैं जिससे वो घिसने लगता है, उससे हम कहते हैं लोहा का संक्षारण होने लगा। क्या होने लगा, लोहा का संक्षारण होने लगा। आप सभी जानते होंगे कि दिल्ली में एक मेहरौली का स्तंभ है ना, मेहरौली का लोहे का जो स्तंभ है वो आज तक उसका संक्षारण नहीं हुआ है। कहाँ स्थित है वह, दिल्ली में स्थित है मेहरौली का स्तंभ, ठीक है। लोहा का बना हुआ है, पिटवा लोहा का बना हुआ है, दिल्ली में स्थित है, जिसका नाम है मेहरौली। क्या नाम है जी, मेहरौली नाम है, ठीक है। मेहरौली का स्तंभ दिल्ली में स्थित है जो पिटवा लोहा का बना हुआ है। प्रश्न याद रखिएगा, आपके टेक्स्ट बुक में इसका चर्चा किया हुआ है। पिटवा लोहा जो आज तक, है ना, ऐसा माना जाता है कि कोई चंद्र नाम का राजा बनाया हुआ है, आज तक उसमें किसी प्रकार का जंग नहीं लगा है। जंग लगना संक्षारण कहलाता है। तो यहाँ कह रहा है प्रश्न कि लोहा से जिंक को लिपित करना, तो लोहा को जिंक जिंक से इसलिए लिपित कर रहे हैं हम ताकि वह जंग से बच सके। इस क्रिया को हम गैल्वेनीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, गैल्वेनीकरण कहते हैं, गैल्वेनी, है ना, करण कहते हैं। क्या कहते हैं जी, गैल्वेनीकरण कहते हैं। ओके ओके ओके, क्या कहते हैं, गैल्वेनीकरण कहते हैं। इस हिसाब से क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा, ठीक है।
तो पानी चढ़ाना नहीं हो सकता है ना, विद्युत अपघटन आप सभी जानते हैं, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। ये सारी बातें नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नोट करते चलिएगा। आप सभी SPD हो गया। आप सभी आवर्त सारणी के बारे में जानते होंगे, है ना। जो आवर्त सारणी में इस प्रकार से जो खड़ा खड़ा होता है, इसको हम वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं जी? वर्ग कहते हैं, ठीक है जी। कि स्तंभ, स्तंभ की तरह जो होता है, स्तंभ कहने का मतलब जो सीधा खड़ा हो, है ना, वह क्या कहलाता है? वह कहलाता है वर्ग। क्या कहलाता है? वर्ग कहलाता है। आवर्त सारणी के ऊर्ध्वाधर भाग को हम वर्ग कहते हैं, जिनकी टोटल संख्या 18 होती है। कितनी होती है? 18 होती है। अगर वही बात करते हैं जो है ना क्षैतिजो, क्या हो जी? क्षैतिजो, इनकी कुल संख्या 7 होती है। इसे हम आवर्त कहते हैं। क्या कहते हैं? आवर्त कहते हैं। यही आपका आवर्हन आधुनिक आवर्त सारणी कहलाता है। नोट कर रहे हैं रोहित? ओके, है ना। बढ़िया है। थोड़ा सा हो सकता है आप लोग को तेज बोल रहे होंगे, एडजस्ट कीजिएगा, है ना। जितना तेज बोलेंगे उतना ज्यादा बता पाएंगे, है कि नहीं। चलिए ठीक है हेमंत, ओके ओके नीलेश, है ना। चलिए बताते रहिएगा। इसी बोलते हैं आधुनिक आवर्त सारणी। क्या बोलते हैं? आधुनिक आवर्त सारणी बोलते हैं। किसने खोज किया था, किसने दिया हुआ था आधुनिक आवर्त सारणी को? तो देने वाले व्यक्ति का नाम था मोसले। क्या नाम था जी? मोसले चाचा जी थे, ठीक है, मोसले। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या का अनुपात क्या होता है? अगर बात करते हैं, चौथा प्रश्न है जल। तो जल आया है तो जल के बारे में हम जान लेते हैं, ठीक है। जल, जल का संकेत पूछते हैं तो H2O होता है। क्या होता है जी? H2O होता है। इसमें दो तत्व मिलकर बने होते, एक होता है हाइड्रोजन, एक होता है हाइड्रोजन, है ना, और दूसरा क्या होता है? O2 यानी ऑक्सीजन होता है। क्या होता है? O2 क्या होता है जी? ऑक्सीजन होता है। अगर हम हाइड्रोजन की बात करते हैं, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है? और इधर होता है ऑक्सीजन। क्या होता है जी? ऑक्सीजन होता है। अगर ये दोनों प्रकार का अभिक्रिया करते हैं, वो अभिक्रिया कैसा होता है? तो वह अभिक्रिया आपका संयोजन अभिक्रिया होता है। कैसे अभिक्रिया होता है? संयोजन अभिक्रिया होता है। संयोजन अभिक्रिया होता है। संयोजन अभिक्रिया होता है, ठीक है। कैसी अभिक्रिया होती है? यह संयोजन अभिक्रिया होता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है? तो एक होता है। कितना होता है? एक। अगर अभी ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना हो जाता है? तो अब होता है 8। कितना होता है? 8 होता है। लेकिन यह पूछा क्या? परमाणु संख्या का अनुपात, है ना। परमाणु संख्या पूछा, अनुपात पूछा है। तो अगर यहाँ बात करते परमाणु संख्या एक होता है, अगर यहाँ बात करते हैं तो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, है ना। यहाँ अणु का होना चाहिए था अनुपात, है ना। क्या होना चाहिए? अणु की संख्या का अनुपात होना चाहिए था। तो आपका यह सवाल सही हो जाता, अणु का, है ना। अणु का, ऑप्शन के अनुसार अणु होने चाहिए। तो इसका अगर अणु एक है और ऑक्सीजन कितना है? 2 है, तो 1:2 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? 1:2, 1:2 देख रहे हैं आप। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। लेकिन वही अगर परमाणु संख्या से रहता या परमाणु द्रव्यमान, ये हो गया आपका ना, परमाणु संख्या से हो जाता है 1:8, याद रखिएगा। परमाणु संख्या, क्या जी? परमाणु संख्या का अनुपात पूछता है तो उसका होता है 1:8। कितना होता है? 1:8 होता है। वहीं अगर परमाणु भार से पूछ दे, क्या पूछ दे जी? परमाणु भार, ठीक है। परमाणु भार अगर पूछ देता है तो आप सभी जानते हैं हाइड्रोजन का 2 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। अगर कटाते हैं तो 1:8 आ जाता है, ठीक है। कितना आता है? 1:8 आ जाता है, ठीक। चलिए इस चीज को नोट कर लीजिएगा। अणु समझ गए? अणु, अणु कहने का मतलब हाइड्रोजन, अच्छा एक मिस्टेक है यहाँ पर, हाइड्रोजन 2 होते हैं, H2O, है ना। हाइड्रोजन 2 होते हैं मुन्ना, यहाँ ध्यान दीजिएगा। हाइड्रोजन 2 है तो 2:1 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? 2:1। हाँ बिल्कुल बिल्कुल हेमंत, है ना, आपके बिल्कुल सही है। 2 अनुपात क्या हो जाएंगे? 1 हो जाएगा। 1:2 नहीं हो जाएगा, यहाँ से मिस्टेक था, ठीक है। चलिए तो ये अगर ये मिस्टेक है तो ये भी यहाँ से उल्टा हो सकते हैं। क्या हो जाएंगे? यहाँ पर 2 हो जाएंगे, है ना। यहाँ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन 2 होते हैं, ऑक्सीजन 8 हो जाएंगे, तो इसका 1:4 आ जाएगा, ठीक। इस चीज को भी नोट कर लीजिएगा, ठीक है। हाँ थोड़ा सा उल्टा हो गए थे, क्लियर क्लियर। क्योंकि एच यहाँ देखिए, H2O, H2 है ना। ओके ओके, H2O, ये H की संख्या कितनी है? 2 है। ऑक्सीजन का वो है 1 है ना। तो 2:1 मान हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, डी नहीं होंगे, बी हो जाएंगे। अगला प्रश्न, ये तो प्रश्न आपका, है ना, किसी प्रकार का प्रश्न ही नहीं। अगला प्रश्न है आपका, किसी रासायनिक अभिक्रिया में से हाइड्रोजन का घटना, हाइड्रोजन का, है ना, घटना क्या कहलाता है? घटना कहने का मतलब कि गायब होना। क्या होना? गायब होना, है ना, गायब होना, ठीक है। यानी कि हट जाना। आप सभी जानते हैं नहीं, वियोग हो जाना। क्या हो जाना? वियोग हो जाना, ठीक है। इस प्रश्न को बताते चलेगा आप सभी क्या कर रहे हैं यहाँ पर, वियोग हो जाना। जैसा कि आप जानते हैं 2 प्रकार का अभिक्रिया होती है, एक होता है ऑक्सीकरण। क्या होता है जी? ऑक्सीकरण होता है।
और एक क्या होता है, अवकरण अभिक्रिया होता है। क्या होता है, अवकरण अभिक्रिया होता है ना। ऑक्सीकरण अभिक्रिया में कौन जुटता है, तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया में अगर कोई जुटता है तो वह जुटता है आपका ऑक्सीजन। क्या जुटता है जी, ऑक्सीजन जुटता है। क्या जुटता है, तो ऑक्सीजन जुटता है, यानी ऑक्सीजन जुट जाता है। कौन हटता है, तो वह हटता है हाइड्रोजन। क्या हटता है जी, हाइड्रोजन हट जाता है। माइनस यहाँ यह दर्शा रहा है वह हट जाता है, प्लस यह दर्शा रहा है कि वह जुट जाता है। अवकरण में जस्ट इसका अपोजिट हो जाता है, यानी जस्ट इसका उल्टा हो जाता है। इसमें क्या जुड़ता है, इसमें हाइड्रोजन जुड़ जाता है, और इसमें क्या हट जाता है, तो इसमें हट जाता है ऑक्सीजन। क्या हट जाता है, ऑक्सीजन। जब ये दोनों अभिक्रिया साथ साथ होती है, इस अभिक्रिया को हम कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या कहते हैं, इस अभिक्रिया को हम कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। जरा बता दीजिए हाइड्रोजन किस में गायब हो रहा है ना, जरा बता दीजिएगा आप सभी। ठीक है, और हम बात करते हैं हाइड्रोजन किस में गायब हो रहा है, तो आप में देख सकते हैं, है ना। क्या वह अपचयन हो जाएगा, उपचयन हो जाएगा, है ना। एक बात और आपको बता देते हैं हम कि जिसमें, है ना, क्या चीज, अगर वही बात करते हैं कि अपचयन, अगर इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, वियोग, यानी इलेक्ट्रॉन की कमी होता है या इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है, ऑक्सीजन का योग होता है, तो सब क्रिया, है ना, उपचयन भी कहलाता है। क्या कहलाता है जी, उपचयन भी कहलाता है ना। किसमें, इसमें ऑक्सीजन का योग होता है। क्या होता है, ऑक्सीजन का योग होता है। इससे हम क्या कह सकते हैं, इसे उपचयन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, उपचयन भी कहते हैं। अगर इसे उपचयन कहेंगे, इसे क्या कह देंगे, अपचयन कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे, अपचयन। तो आप गौर कर लीजिए, ऑप्शन देख रहे हैं, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इस चीज को नोट कर लीजिएगा एक बार, कि जो ऑक्सीकरण होता है इसे ही हम क्या कहते हैं, उपचयन कहते हैं, और जो अवकरण होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, उसे ही हम कहते हैं अपचयन कहते हैं। क्या कहते हैं, अपचयन कहते हैं। ठीक है, चलिए, तो इस हिसाब से ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। जब अपचयन या उपचयन दोनों अभिक्रिया साथ होगी तो उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे, अथवा ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों अभिक्रिया साथ होगी उसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे। इस चीज को याद रखिए, क्योंकि ये बहुत भी आई है, ये प्रश्न भी अच्छा प्रश्न पूछने को भी इसको है। ठीक है, छठवां का सी, सी नहीं होंगे रोहित, है ना, शर्मा जी, सी नहीं होंगे, क्योंकि यह नहीं पूछा। इसमें घटना, घटना जो होता है ना, घटाव, वह घटना है, यहाँ पर गायब हो रहा है, नहीं वियोग हो रहा है, कमी हो रही है हाइड्रोजन में, तो आपका ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीकरण को हम उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। अगला प्रश्न है आप सभी का, कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है। आप सभी जानते हैं कि जो भाग लेता है उसे हम क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं जी, अभिकारक कहते हैं। और भाग लेने के फलस्वरूप जो बनता है उसे हम प्रतिफल कहते हैं। प्रतिफल कहिए, या इसी को हम एक अन्य नाम से जानते हैं जिसे हम कहते हैं उत्पाद। क्या कहते हैं जी, उत्पाद कहते हैं। ठीक है, आप सभी जानते हैं कि कोई न कोई अभिक्रिया होता है ना। जैसे यहाँ देखिए H2 हो गया, इधर क्या हो गया, O2। क्या हो गया, H2, इधर क्या हो गया, O2 हो गया। तो अगर ये बनता है तो क्या बनता है, H2O जल बनता है, लेकिन इसको हम संतुलित कर देंगे। संतुलित करने का मतलब होता है कि जितना इधर हाइड्रोजन होगा उतना ही इधर हाइड्रोजन होगा। यहाँ देख रहे हैं 2 हाइड्रोजन है, इधर अपना 4 हाइड्रोजन है, इसको यहाँ 2 कर दें, 2 दूना के 4 हाइड्रोजन हो गए, इधर भी दूना के 4 हाइड्रोजन हो गए। यहाँ देखिए 2 ऑक्सीजन है, इधर भी अगर 2 का गुणा कर दिए तो 2 ऑक्सीजन हो गया। इसे बोलते हैं संतुलित समीकरण। क्या बोलते हैं, संतुलित समीकरण बोलते हैं। किसी भी रासायनिक समीकरण होता है उसको, है ना, समीकरण को संतुलित करना आवश्यक हो जाता है, अन्यथा वो गलत माना जाएगा। तो क्या हो जाएगा, संतुलित समीकरण हो जाएगा। आप देख सकते हैं जो नीचे वाला भाग, इसे बोलते हैं अभिकारक। क्या बोलते हैं जी, इसे बोलते हैं अभिकारक बोलते हैं। ठीक है, और ये जो तीर के दाएं पक्ष में होता है, दाएं तरफ जो होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे प्रतिफल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रतिफल बोलते हैं, या इसी को कहिए आप उत्पाद बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, उत्पाद बोल सकते हैं। ठीक है, यानी जो बनकर निकलता है ना, क्या होता है, बनकर जो निकलता है, इस हिसाब से ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, ओके नीलेश बहुत बिल्कुल सही है। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। देखिए रासायनिक अभिक्रिया कई प्रकार के होते हैं, है ना, उसके बारे में चर्चा किए जाएंगे, जैसे जैसे प्रश्न आते जाएंगे वैसे वैसे आपको बताते जाएंगे। अगला प्रश्न कारण इनमें से कौन सा ऑक्सीकरण क्रिया नहीं है ना। ऑक्सीकरण कह रहा है कि ऑक्सीकरण क्रिया नहीं है, जरा बता दीजिएगा हमें। क्या हुआ, दहन है ना। दहन में आप सभी जानते हैं ऑक्सीजन क्या हुआ, संयोग करेगा, है ना। श्वसन है, भोजन का पचना है, कि और क्षेपण है, जरा बता दीजिएगा हमें। ठीक है, ऑक्सीकरण के बारे में हम आपको बता दिए हैं, ऑक्सीकरण को ही, है ना।
ऑक्सीकरण के बारे में आपको बता दिए, इसी को उपचयन कहते हैं। क्या कहते हैं जी? उपचयन कहते हैं। इसमें क्या हो सकता है? ठीक है, जरा बता दीजिएगा हमें। रोहित सवाल का जवाब, हाँ हेमंत, ठीक है, रोहित सवाल का जवाब दो भाई, है ना, कहाँ चुपचाप बैठे हैं, चलिए बताते चलिएगा। ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादा हार्ड नहीं है। आप सभी जान देखिए, ऑक्सीकरण कहने का मतलब क्या होता है? जिसमें ऑक्सीजन होगा, ऑक्सीजन होगा ही होगा, ठीक है, ऑक्सीजन होता ही है, यानी ऑक्सीजन होगा। ये देखिए, ऑक्सीकरण को याद रखिए, किसे क्या कहते हैं? उपचयन कहते हैं। क्या कहते हैं जी? उपचयन कहते हैं। अगर आपको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, उबू चुबू हो जाना, है ना, उबू चुबू, यानी किससे स्टार्ट हो रहा है? ऊ से स्टार्ट हो रहा है। किससे स्टार्ट हो रहा है? तो ऊ से स्टार्ट हो रहा है। तो याद रखिएगा, ऑक्सीजन से ऐसे भी आप याद कर सकते हैं, उपचयन होता है। क्या होता है जी? तो उपचयन होता है। ठीक है, तो देखिए, आप सभी जानते हैं दहन, दहन कहने का मतलब है जलना। क्या होता है? जलना। अगर किसी चीज को हम, है ना, जलाते हैं, ये तो उसमें ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन क्या होता है? चाहिए। ये प्लस का मतलब है चाहिए। ठीक है, सांस लेते हैं, सांस लेने की सीधी सी बात है, हमें ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए, तभी तो श्वसन होगा। लेकिन ये भी याद रखिएगा कि श्वसन कैसी अभिक्रिया है, यह कैसी अभिक्रिया है। देखिए, जब सांस हम श्वसन क्रिया करते हैं, सांस को जब छोड़ते हैं तो उष्मा निकलता है। क्या निकलता है? उष्मा। इसको हम कह सकते हैं उष्मा क्षेपी होता है। क्या होता है जी? उष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। उष्मा क्षेपी अभिक्रिया होता है श्वसन। क्लियर है? क्या होता है? उष्मा क्षेपी अभिक्रिया होता है। कौन? श्वसन। ठीक। और वही बात में भोजन का पचना, भोजन का पचना एक प्रकार का आपका ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। क्या जी? ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, या इसी को हम कह सकते हैं कि कैसी अभिक्रिया है? या उपचयन अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया है? उपचयन अभिक्रिया है। ठीक है, तो देखिए, अवक्षेपण कहने का मतलब है कि कोई भी चीज जिस प्रकार से हम अगर किसी लकड़ी को जलाते हैं, लकड़ी आप सभी जानते हैं, है ना, वुड, वुड मतलब क्या होता है? लकड़ी। लकड़ी को अगर हम जलाते हैं, तो मान के चलिए यहाँ हम क्या लगा दिए हैं? आग लगा दिए हैं। ठीक है, तो नीचे हम कोई लकड़ी जलाते हैं, आप सभी जानते हैं, और है ना, जो राख बचता है, क्या बचता है जी? राख बच जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? अवक्षेपण कहते हैं। क्या कहते हैं? अवक्षेपण कहते हैं। क्या कहते हैं? अवक्षेपण कहते हैं। अब याद रखिएगा, इसमें ऑक्सीजन की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि राख बच गया है। ये आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इट्स राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे प्रश्न देखिए, इसका जवाब क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। बाकी जितने हम नोट्स बता रहे हैं, ओके निलेश, कोई बात नहीं, मुन्ना, गलती होते हैं, ठीक है ना, बिल्कुल हताश नहीं होने, गलती होगा, सही हो जाएगा। ठीक है, बशर्ते आपको इतना काम करने के जो भी बताते जा रहे हैं, तो नोट करते जाना है। ऑक्सीकरण के बारे में बता दिए हैं आपको, उपचयन होता है, ये भी बता दिया। अगर एग्जाम में भूल जाते हैं, जैसे ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, तो देखिए, आम देहात की भाषा हम बोलते हैं हवा नहीं मिलना, असल में हम हवा नहीं लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। ठीक है, लेने के लिए तो हवा के साथ सभी कुछ लेते हैं, लेकिन हम उसको छोड़ भी देते हैं। अगर हमारे लिए जो फेफड़े के लिए आवश्यक है, वो है ऑक्सीजन। शरीर के लिए जो आवश्यक है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को लेते हैं और बाकी चीजों को छोड़ देते हैं, है ना। 21% ऑक्सीजन लेते हैं, तो 17% ऑक्सीजन छोड़ भी देते हैं, मात्र 4% नहीं लेते हैं। सारे गैस से हम बाहर कर देते हैं, है ना। तो याद रखिएगा, ऑक्सीकरण को नहीं मिलता है तो उबू चुबू हो जाएगा, इसलिए हम उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। एक प्रकार से छोटा सा ट्रिक समझिए, जो समझिए आप उसको रिलेट करके याद कर सकते हैं। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया में ऑक्सीजन का क्या होता है जी? ऑक्सीजन का होता है संयोग। संयोग होता है, याद रखिए, क्या होता है? संयोग होता है। लिख देते हैं, नहीं तो आप लोग लिखो नहीं कीजिएगा। संयोग होता है, वही होता है हाइड्रोजन। अगर हाइड्रोजन की बात करते हैं, तो हाइड्रोजन को होता है वियोग। क्या होता है जी? वियोग। वियोग मतलब क्या होता है? यानी कि दूर हट जाता है। ठीक है, अगर वही अवकरण अभिक्रिया होता है, तो जस्ट इसका उल्टा हो जाता है। उम्मीद करते हैं यह बात समझ में आ गया होगा, बताते चलिएगा किसी प्रकार दिक्कत होता है तो। अगला प्रश्न है, भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है ना। भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? जस्ट आप अभी देख चुके हैं कि जो भोजन का पचना अभिक्रिया है, वह एक प्रकार का ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। क्या जी? ऑक्सीकरण अभिक्रिया है ना। ऑक्सीकरण क्या है? अभिक्रिया है ना। ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। ठीक है, ऑक्सीकरण क्या है? अभिक्रिया है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया को क्या कहते हैं? ऑक्सीजन नहीं मिला तो गुपचुप हो गए, तो उसको बोलेंगे उपचयन। क्या बोलेंगे? उपचयन अभिक्रिया बोलते हैं। तो देख लीजिए, है ना हेमंत, बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या हो जाएगा आपका? उपचयन अभिक्रिया हो जाएगा। नीलेश, सी राइट आंसर। क्या हो जाएगा? सी हो जाएंगे। संयोजन के बारे में आप समझ गए हैं, है ना। उप अपचयन क्या होता है? अवकरण अभिक्रिया को क्या कहते हैं? अवकरण अभिक्रिया को क्या कहते हैं जी?
अवकरण अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? अवकरण अभिक्रिया को यही नहीं कहते हैं कि अपचयन है। अवकरण अभिक्रिया में क्या होता है, जरा एक दो बातों को नोट कर लीजिएगा, बताए थे। इसमें हाइड्रोजन का क्या होता है, संयोग होगा, प्लस का मतलब जुट गया, है ना। वहीं ऑक्सीजन कहेंगे, इसका मतलब क्या होगा, वियोग हो गया। क्या हो गया जी, वियोग हो गया। ठीक है, तो यह याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। विस्थापन कहने का मतलब है कि जो एक अधिक क्रियाशील धातु आएगा, कम क्रियाशील धातु को क्या करेगा, विस्थापित कर देगा। क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा, है ना। जैसे आप देखते हैं, अगर यहाँ पे एफ ही करते हैं तो ये अगर विस्थापित तो क्या है, एफ ही, है ना, FeSO4 प्लस Cu हो जाते हैं। ठीक है, तो एक प्रकार से ऐसे हो जाते हैं, है ना। चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। वैसे अभिक्रिया है जिसमें, है ना, जिसमें क्या चीज, जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है, जिसमें क्या होता है, आयनों का आदान प्रदान होता है, उससे कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, उसे हम कौन सा अभिक्रिया कहते हैं? ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया। इसी को हम कहते हैं एकल विस्थापन अभिक्रिया। क्या कहते हैं मुन्ना, एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, आप सभी जवाब देते चलिएगा। और दूसरा क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया के बारे में आपको बता दिए गए हैं, है ना। तो देखिए, जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है, यानी कि एक लेना और एक देना, है ना, आदान प्रदान होता है, उस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? याद रखिएगा, वह जो अभिक्रिया होता है, क्योंकि दो दो हैं आयन, तो एक साथ हो नहीं सकते, तो दो दो आएंगे, तो दो आयनों का आदान प्रदान आपका द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। क्या कहलाता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, एकल विस्थापन अभिक्रिया समय इसमें एक प्रत्यय स्थापित कर देगा, और द्विविस्थापन में की अदला बदली कर लेते हैं। संयोजन के बारे में आपको समझा चुके थे, जिस प्रकार से बना था जल, क्या बना था जी, जल बना हुआ था। ठीक है, आज के जो प्रश्न है बिल्कुल हमने इजी से उठाए हुए हैं, और तो हो सकता है एक दो दिन और करा दे। केमिस्ट्री थोड़ा सा टफ भी ले लेंगे, क्योंकि अगर उससे भी आते हैं प्रश्न तो आप सभी बना पाए, है ना। अगर नोट बनाइएगा तो सभी प्रश्न आप हल कर पाइएगा एग्जाम में। सभी अम्ल जल में घुलकर क्या प्रदान करते हैं, देखिए आर्हेनियस के अनुसार, है ना, यह परिभाषा दिया गया है कि कोई भी पदार्थ या वस्तु या अम्ल कहिए, अम्ल खासकर अम्ल कहिए, जो जल में घुलते हैं, किसमें घुलते हैं, जो जल में घुलते हैं, वो OH प्लस देते हैं। कहते हैं जी OH प्लस देते हैं। और जो कोई क्षार होता है वो जल में घुलता है तो कहता है OH माइनस देता है। कहता है जी OH माइनस देता है। यह बात किसने कहा हुआ था, आर्हेनियस। आर्हेनियस कौन कहे हुए थे, है आर्हेनियस के द्वारा कथन कहा गया है। ठीक है, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, इसका जवाब हो जाएगा ए आपका हो जाएगा। अगर वही कहते कि जल में OH माइनस कौन था, तो क्षार देता है। कहता है जी क्षार देता है। ठीक है, और जल में घुले हुए, है ना, क्षार को क्या कहते हैं, भस्म कहते हैं। क्या कहते हैं जी, भस्म कहते हैं। जल में घुले हुए क्षार को क्या कहते हैं, भस्म कहते हैं। इलेक्ट्रॉन के बारे में आपको समझाई दिए थे, इस पर निगेटिव चार्ज होता है। इसमें कौन आया हुआ था, कैथोड। कौन आया था जी, कैथोड किरण। कौन आए थे, कैथोड किरण। कैसे किरण होता है, तो ऋणात्मक होता है। इसमें कौन होता है, तो इलेक्ट्रॉन होता है। न्यूट्रॉन के बारे में बता दिए थे, ये बिल्कुल उदासीन होता है। क्या होता है जी, उदासीन, न्यूट्रल होता है। क्या होता है, न्यूट्रल होता है। तो याद रखिएगा, है ना। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किसके द्वारा औद्योगिक क्षेत्र में अम्ल वर्षा होती है? आप सभी जानते हैं अम्ल वर्षा, है ना, एक प्रकार की बहुत ही डेंजर मानी जाती है। और इसी कारण आज जो ताजमहल, आप सभी देखे होंगे ताजमहल, देखे होंगे, सुने होंगे या पढ़े होंगे, ताजमहल का जो सफेदी है वह दिन पर दिन खत्म होते जा रहा है, और उसमें पीलापन पड़ रहा है। कैसा पड़ रहा है, पीलापन पड़ रहा है। अगर पीलापन नहीं समझ में आता होगा तो याद रखिए, दांत नहीं धोते होंगे आप लोग, तो जो पीलापन बैठता है तो आप देख सकते हैं, क्योंकि दांत भी कैसा है, बिल्कुल सफेद है ना, कैसा है, सफेद है। तो पीलापन आप महसूस कर सकते हैं, अपना तो नहीं लेकिन सामने वालों को महसूस कर सकते हैं ना। तो ऐसा धीरे धीरे पीलापन पड़ रहा है ताजमहल पे। के अजूबा में से एक है, सातवें अजूबा में से एक है आपका ताजमहल, आगरा में स्थित है। तो अम्ल वर्षा का कारण का कोई है, तो SO2 एवं NO2 है। क्या जी, SO2 एवं NO2 है, इसे अम्ल वर्षा के कारण है ना। इसका जवाब क्या हो जाए, देखिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन, याद रखिएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन, इसको तो CFC बोलते हैं। क्या बोलते हैं, CFC बोलते हैं। यह ओजोन परत को छिद्र करने में, ओजोन परत, ओजोन परत को क्या कर रहा है, या छिद्र कर रहा है ना। ओजोन परत क्या कर रहा है, छिद्र कर रहा है, नीलेश, है ना, छिद्र कर रहा है। कौन जी, तो कर रहा है ना, कौन कर रहा है, क्लोरोफ्लोरो कार्बन। ओजोन परत किसका बना होता है, किसका बना होता है,
याद रखिएगा यह बना होता है ऑक्सीजन का। किसका बना होता है जी? ऑक्सीजन के 3 अणु से मिलकर बने होते हैं। कौन? तो बना होता है आपका ओजोन। कौन बनाता है? ओजोन। सल्फर डाइऑक्साइड, इसको बोलते हैं SO2। क्या बोलते हैं? SO2। कार्बन डाइऑक्साइड का आप सभी जानते हैं कि हमारे वायुमंडल में कितना प्रतिशत है? 0.3% है ना। इसका कार्य क्या है? यह वायुमंडल को गर्म करता है। वायुमंडल को क्या रखता है जी? तो वायुमंडल को गर्म रखता है ना। वायुमंडल क्या रखता है? गर्म रखता है। ठीक है, गर्म रखता है। कौन? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड का आप सब जानते हैं ग्रीन हाउस का नाम सुने होंगे। ग्रीन हाउस, ग्रीन हाउस का जो मुख्य घटक है, मुख्य जो घटक है ना, ग्रीन हाउस के जो मुख्य घटक है वो कौन होता है? CO2 होते हैं, मीथेन होते हैं, सारे के सारे होते हैं। क्लियर? याद रखिएगा, इतने प्रश्न आपको दे दिए गए हैं, बता दिए गए हैं। अगर इसका कोई जवाब हो जाएगा तो आपको हो जाएगा SO2। क्या हो जाएगा? SO2 सल्फर डाई ऑक्साइड हो जाएगा। यानी कि कौन होते हैं अम्ल वर्षा के कारण के? SO2 और NO2 होते हैं, है ना। चलिए, ओके ओके नीलेश। अगला प्रश्न आपका, चूना जल का रासायनिक नाम क्या होता है ना। चूना जल का रासायनिक नाम क्या होता है? चूना जल का रासायनिक नाम क्या होता है? बुझा हुआ चूना, है ना, कैल्शियम, है ना, कैल्शियम कैल्शियम ऑक्साइड, है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड होता है, या कैल्शियम या कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, हाइड्रोक्साइड। जरा बता दीजिए कली चूना क्या होता है? आप सब जानते हैं बुझा हुआ चूना का नाम सुने होंगे। बुझा हुआ चूना को हम क्या कहते हैं? बुझा हुआ चूना, नहीं जो बुझ चुका है। जो बुझने के बाद क्या होता है ना, गुड इवनिंग अंकित, गुड इवनिंग। और जो चीजें बुझ चुके हैं उसको क्या बोलते हैं? भखरा, है ना, भखरा हो गया है, इसको बोलते हैं भखरा चूना। क्या बोलते हैं? भखरा चूना बोलते हैं। ठीक है, तो भखरा चूना, और कोई चीज भखरा है तो बाहर निकलेगा नहीं। CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस, समझे नहीं समझे? भखरा होगा तो बाहर निकलेगा नहीं, तो अंदर बैठता है। एक होता है कली चूना, देखिए कली चूना, इसको कहते हैं बिना बुझा हुआ चूना। वो तो बुझा है नहीं, बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना। ठीक है, बुझा हुआ, बिना बुझा हुआ चूना की बात करते हैं तो उसका सूत्र होता है CaO। क्या होता है? CaO हो जाता है ना। क्या होता है? CaO हो जाता है। ठीक है, क्या होता है? ये CaO होता है, जिसको बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं। बिना बुझा हुआ चूना या कली, कली चूना कहते हैं, काली चूना नहीं। कैल्शियम ऑक्साइड, है ना, CaO होता है। ठीक है, तो आप सभी जरा इसका जवाब दे दीजिए हमें, इसका जवाब क्या हो जाएंगे, है ना। इसका जवाब जवाब देते चलिएगा। और कुछ देखिए, जो चूना जल होता है ना, चूना जल में अगर आपको CO2 गैस को प्रवाहित करते हैं, CO2 गैस क्या करते हैं? प्रवाहित करते हैं, उसका रंग कैसा हो जाता है? अगर उसका रंग की बात करें, उसका रंग दूधिया हो जाता है। क्या होता है जी? उसका रंग क्या होता है? दूधिया हो जाता है ना। उसका रंग क्या होता है? दूधिया हो जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारी बातें समझ में आ गया होगा। ठीक है, CaO, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, है ना, CaO हो जाता है। क्या होता है? CaO हो जाता है। ठीक है, क्या आप सभी इस बातों को नोट कर? देखिए, जो आपको ऑप्शन ए और ऑप्शन सी बताया गया, ये सभी के सभी अति महत्वपूर्ण है ना। तो कैल्शियम ऑक्साइड इसके आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, ओके ओके हेमंत। अगला प्रश्न है आपका, कोई बिलियन, बिलियन नहीं बिलियन, है ना, लाल लिटमस पत्र, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है तो इसका पीएच मान कैसा हो जाएगा, यानी कैसा हो सकता है? देखिए, दो चीज होते हैं, एक होता है अम्ल, क्या होता है? अम्ल होता है। और एक क्या है? क्षार। क्या है जी? क्षार। ठीक है, इन दोनों को थोड़ा सा इसके बारे में समझिएगा। जो अम्ल है, एक क्षार है, एक ही चीज है जिसका नाम है लिटमस पत्र, है ना। अम्ल, अम्ल कहने का मतलब है कि जैसे टमाटर, आप जानते हैं टमाटर में क्या होता है? अम्ल पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? तो अम्ल पाए जाते हैं टमाटर में। क्या पाए जाते हैं? अम्ल पाए जाते हैं। तो अब जहाँ अगर कोई आप पर टमाटर फेंक देगा तब गुस्से से क्या हो जाएंगे? लाल हो जाएंगे। गुस्से से क्या हो जाएंगे? लाल हो जाएंगे। तो याद रखिएगा, जो अम्ल होता है वह नीले, नीले, है ना, नीले लिटमस पत्र को, नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है? वह नीले लिटमस को पत्र को लाल कर देता है, लाल कर देता है। ठीक है, क्या करता है जी? लाल कर देता है। अब एक अगर याद हो जाते हैं, दूसरा ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएंगे। वह लाल को क्या कर देता है? लाल को नीला कर देगा। लाल क्या कर देगा? नीला कर देगा। ठीक है, उससे क्या कहेंगे? क्षार कहेंगे, कहेंगे क्षार। और जो अम्ल का पीएच मान होता है, अम्ल का जो पीएच मान होता है वह कहाँ से, है ना, 7 से कम होता है ना। 0.7 से क्या होता है? कम होता है। और जो 7 से अधिक होता है, 7 से क्या होता है?
7 से अधिक होता है और 14 तक जाता है, कहाँ तक? 7 से अधिक और 14 तक जाता है, वह क्या कहलाता है? क्षार कहलाता है ना। तो क्या कह रहा है? लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो लाल को अगर नीला कर रहा है तो बिल्कुल बात है, वह क्या हो जाएगा? क्षार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्षार हो जाएगा। अगर वह क्षार होता है तो इसका पीएच मान 7 से 14 के बीच होना चाहिए, यानी 7 नहीं होना चाहिए। 7 होता है उदासीन का, है ना। 7 किसका होता है? 7 होता है आपका उदासीन का। किसका आता है? उदासीन, है ना। उदासीन का पीएच मान कितना होता है? और अगर उदासीन का पीएच मान कितना होता है तो याद रखिएगा 7। जैसे क्या है? आसूत जल, यानी वर्षा का जल, है ना। आसूत जल हो गया, ठीक है, यानी कि जो पानी चढ़ते हैं वो वाले जल। और एक होते हैं वर्षा जल, वर्षा जल, ठीक है। वो अलग बात है कि वायुमंडल मिलने के बाद वह प्रदूषित हो जाता है, अम्ल वर्षा करा देता है, लेकिन ये जल क्या होती है? शुद्ध होते हैं। तो 7 से अगर कम है तो अम्ल कहलाता है, 7 है तो उदासीन कहलाता है, 7 से अधिक है तो क्षार कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इट्स राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हाँ हेमंत, बारिश करा देना एकदम, है कि नहीं? अब बारिश की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। आगे चलिए, किसी भी उदासीन का पीएच मान, देखिए जस्ट आपको बताएं हम, है ना। थोड़ा सी इन बातों को समझ लीजिएगा एक बार फिर से। ये देखिए पीएच स्केल बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं मुन्ना? पीएच स्केल बोलते हैं, है ना। पीएच स्केल बोलते हैं, ठीक है। 0 से स्टार्ट होता है, कहाँ से? 0 से स्टार्ट होगा और यह 14 तक जाएगा, ठीक है। कहाँ तक जाएगा? 14 तक जाता है। बीच में कोई रहता है, बीच में कोई है, वो होता है 7। क्या होता है जी? तो 7 है, क्या है? 7, ठीक है। अगर आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ नीचे वाला जो भाग दिखाई दे रहा है 0 से 7 के अंदर में है, यह अम्ल रहता है। क्या रहता है? अम्ल रहता है यह, ठीक है। 7 से और अधिक 14 तक है तो यह होता है क्षार। क्या होता है? क्षार होता है, ठीक है। क्या होता है? क्षार होता है, ठीक है। ये क्या होते हैं? क्षार होते हैं। तो अगर आप 7 से जितना ही पीएच मान कम रहेगा, कम रहेगा, है ना। अगर तीर देखिए, जिसका पीएच मान कम होते जाएंगे वह इधर हो जाएगा आपका प्रबल क्षार। क्या हो जाएगा जी? प्रबल क्षार हो जाएगा। इधर क्या बढ़ेंगे? तो प्रबल क्षार। अगर वहीं 7 की तरफ बढ़ते हैं, किधर बढ़ते हैं? 7 की तरफ बढ़ते हैं, तो जस्ट जितना बढ़ेगा पीएच मान वो हो जाएगा दुर्बल अम्ल। क्या हो जाएगा? दुर्बल अम्ल हो जाएगा। गौर कीजिए हम क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक ना। और मान के चलिए यहाँ इसका आधा कितना हो जाएगा? 3.5। अगर पीएच मान 3.5 तक है या इससे कम है तो वह प्रबल अम्ल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? प्रबल अम्ल कहलाएगा, ठीक है। क्या कहलाएगा जी? प्रबल अम्ल कहलाएगा, है ना। क्या कहलाएगा? प्रबल अम्ल। अगर 3.5 से 7 के बीच है तो दुर्बल अम्ल कहलाता है। क्या कहलाता है? दुर्बल अम्ल कहलाता है। अगर वहीं 7 से समझिए, अगर यहाँ आधा मान लेते हैं, है ना, आधा क्या हो सकता है? 10, है ना, 10 मान लेते हैं। तो अगर यहाँ 10 होता है, ठीक है, 10 होता है तो यहाँ से जो होता है ना दुर्बल, क्या है? दुर्बल क्षार कहलाएगा। क्या कहलाएगा? दुर्बल क्षार कहलाएगा। अगर 10 से अधिक होता है इधर की तरफ तो कहलाएगा आपका प्रबल। क्या कहलाएगा? प्रबल क्षार कहलाएगा, ठीक है। क्या कहलाएगा? प्रबल क्षार कहलाएगा। तो इस चीज को आप नोट कर लीजिएगा। जब आपको क्लास बता रहे थे तो इस सारे बातों को बताए हुए हैं, है ना। तो ये इतना आप नोट कर सकते हैं और उम्मीद कर सकते हैं कि आप यहाँ तक समझ गए होंगे। तो पीएच मान बीच में क्या आता है? उदासीन, बिल्कुल क्या रहेगा? उदासीन। बीच में क्या रहेगा? उदासीन रहेगा, ठीक है, उदासीन रहता है। इसका जवाब क्या हो जाएगा? तो आप हो जाएगा 7 से, है ना। बिल्कुल हेमंत, नीलेश, चलिए आपके जवाब बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हमारे शरीर में, है ना, हमारे शरीर में कितने जो परास के बीच कार्य करता है? जो हमारा शरीर है कितने परास के बीच कार्य करता है ना। जो हमारा शरीर है वो कितने कितने के बीच के परास के बीच कार्य करता है। परास करने का मतलब है कि, है ना, बीच में रहता है, कहाँ से कहाँ तक, है ना। इसका जवाब हमें दे दीजिएगा आप सभी, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक रहता है? तो देखिए जो शरीर का पीएच मान होता है, क्या जी, जो शरीर का जो पीएच मान होता है कितने कितने के बीच परास होता है, याद रखिए वो 7 से 7.8 के बीच इसके परास माने जाते हैं, इतना लगभग रहता है ना। चलिए ठीक है, ठीक है। इसके जवाब क्या हो जाएंगे? तो इसका जवाब हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। क्लियर। और एक बात और, जो अम्ल वर्षा होती है उसके पीएच मान 5.6 से क्या होते हैं? कम ही होते हैं। इसका जवाब हो जाएगा, ये भी याद रखिएगा। बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर को हम क्या कहते हैं? खाने वाले सोडा, है ना। क्या कहते हैं जी? खाने वाले सोडा। बेकिंग पाउडर खाने वाले सोडा का नाम है ना, खाने वाले सोडा। और कहते हैं खाने वाले सोडा या खाने वाले पाउडर कौन है? तो आपका होता है बेकिंग पाउडर। क्या होता है जी? बेकिंग पाउडर। और उसका सूत्र पूछते हैं क्या होता है?
एक देख आप सभी जानते हैं जो सोडा ना दो प्रकार के होते हैं, एक होता है खाने वाला, एक होता है धोने वाला। तो यहाँ जो हम पढ़ रहे हैं वो खाने वाला है ना, जिसको हम आम बोलचाल की भाषा मीठा सोडा बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? मीठा सोडा, है ना। आप सभी देखे हैं वो किण्वन की प्रक्रिया भाग लेता है, जैसे पुआ हुआ हो गया या समझिए कि फुचका, ठीक है, या अन्य जलेबी, ये सारे चीजें में डाले जाते हैं मीठा सोडा। क्या बोलते हैं इसको? मीठा सोडा बोलते हैं, खाने वाला सोडा बोलते हैं। और इसका सूत्र होता है NaHCO3 होता है। NaH क्या होता है? Ca3 होता है। वहीं बात कर रहे हैं धोने वाले सोडा का, धोने वाले सोडे, धोने वाले सोडे का, धोने वाले क्या चीज? सोडे का अगर सूत्र हो जाएगा, धोने वाले सोडे का Na2CO3 इंटू 10H2O होता है ना, 10H2O होता है सोडा, ठीक है। सोडा हो जाएगा, सोडो नहीं सोडा, ठीक है। चलिए तो अब मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इट्स राइट आंसर। जो CaCO3 देख रहे हैं, CaCO3 देख रहे हैं, इसका सूत्र होता है किसका? संगमरमर, संगमरमर का सूत्र होता है, ठीक है। खड़िया का सूत्र होता है, देखिए प्रश्न पूछा हुआ है, खड़िया का सूत्र क्या होता है, ठीक है। चक का होता है, किसका? चक का होता है ना। ये सारे चुन्ना पत्थर, एक और चुन्ना पत्थर, है ना, चुन्ना पत्थर पूछेगा उसका सूत्र क्या होता है? इस सभी का सूत्र होता है CaCO3 होता है, पता जी? CaCO3 होता है। नोट करते चलिएगा सारे बातों को, है ना। चलिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा विलयन क्षार है? आपको जस्ट बताएं, क्षार जब भी कहेगा तो 7 से अधिक होगा और 14 तक जाएगा तो क्या कहला जाएगा? क्षार कहला जाएगा। अगर ओरिजिनल 7 है, देखिए 2 है, या अम्ल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अम्ल। अगर यह 7 पीएच मान है तो बिल्कुल उदासीन हो जाएगा। देखिए गलत नहीं कीजिएगा, क्या हो जाएगा? उदासीन। 6 है तो क्या हो जाएगा? अम्ल हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा? अम्ल। और 13 है तो क्या हो जाएगा? क्षार हो जाएगा, क्योंकि यह 7 से क्या हो गया? अधिक। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इट्स राइट आंसर हो जाएंगे, है ना। क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर डी इट्स राइट आंसर हो जाएंगे। नीलेश हेमंत बिल्कुल सही है, आप सभी जवाब देते चलिएगा, है ना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में अम्लों में से कौन सा प्रबल अम्ल है? प्रबल अम्ल, ठीक है, प्रबल अम्ल है। प्रबल अम्ल देखिए H2SO4, H2SO4, HCl, ये सभी के सभी क्या है जी? प्रबल अम्ल है। क्या है? और प्रबल अम्ल बताया आपको कि 0 से अधिक और 3.5 के बीच का जो पीएच मान होता है वो आपका प्रबल अम्ल कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रबल अम्ल कहलाता है। देखिए लैक्टिक अम्ल क्या है? अगर लैक्टिक अम्ल की बात करते हैं तो जब हमारे शरीर में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो श्वसन क्रिया होती है तो उस दौरान लैक्टिक अम्ल बनता है, जिससे हमारे पूरे शरीर में ऐंठन होने लगता है या दर्द होने लगता है। या कहीं कोई खिलाड़ी या स्पोर्ट प्लेयर होते हैं, खिलाड़ी होते हैं, तो रनिंग करने के दौरान या किसी प्रकार का खेल खेलने के बाद जो शरीर में दर्द होता है वह लैक्टिक अम्ल के बनने के कारण भी होता है। और तो और लैक्टिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? तो दही में। कहाँ पाया जाता है जी? दही में, ठीक है। दही हो गया, या जो खिलाड़ी होता है, खिलाड़ी, है ना, खिलाड़ी खेलने के बाद, खिलाड़ी खेलने ना, खिलाड़ी के खेलने के बाद जो दर्द होता है उसका, और क्या हो जाएगा, है ना, या श्वसन के, है ना, श्वसन में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। ऑक्सीजन की क्या होता है? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में बनता है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, ठीक है, ऑक्सीजन क्या चीज? अनुपस्थिति में होता है। कौन जी? तो लैक्टिक अम्ल होता है, ठीक है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, इसको बोल सकते हैं अवायवीय श्वसन के दौरान। क्या बोल सकते हैं? अवायवीय श्वसन के दौरान। अवायवीय श्वसन के दौरान ऐसी बात होता है, लैक्टिक अम्ल बनते हैं। स्कार्बिक अम्ल, ठीक है। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 के बारे में बताया दिया आपको। फार्मिका चींटी का डंक में होता है। क्या होता है जी? चींटी का डंक हो गया, है ना, चींटी का डंक, चींटी का डंक, हाड़ा का डंक, मधुमक्खी का डंक, बिच्छी का डंक, सब में क्या पाते हैं? फार्मिक अम्ल पाए जाते हैं, है ना हेमंत। बिल्कुल बिल्कुल, जिम जाना, जिम वाला भी, बिल्कुल इट्स राइट आंसर, जिम वाला भी। इसका जवाब क्या हो जाएगा? इसका जवाब सी हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की तरह, जल में घुलनशील भस्म को क्या कहते हैं? जस्ट आपको बताए हुए थे, है ना। जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाता है? याद रखिएगा, जल में जो घुलनशील भस्म होता है वह क्षार कहलाता है। क्या कहलाता है? न क्षार कहलाता है, ठीक है। इसमें अम्ल क्षार के बारे में हम लोग जान चुके हैं विशेष। अगला प्रश्न, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना होता है? देखिए पहले तो ये जानिए कि जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है इसको हम एंटा एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंटा एसिड बोलते हैं,
है ना। अब एंटा एसिड क्या होता है, देखिए एंटा का मतलब होता है विरोध यानी उल्टा, क्या होता है उल्टा, जिससे सुने होगा खाली अंटी काम करता है। जो अंटी अंटी मतलब वो जो है ना, अंटी मतलब जो अर्थ निकलता है अंग्रेजी को, वो नहीं, एंटा वाला अंटी यानी उल्टा। तो एसिड का उल्टा यानी एसिड क्या बोलते हैं, अम्ल का उल्टा। तो बताइए अम्ल का उल्टा क्या होगा, क्षार ना होगा। अम्ल का उल्टा क्या हो जाएगा जी, अम्ल का उल्टा हो जाएगा क्षार। क्या हो जाएगा, क्षार हो जाएगा। जब अम्ल का उल्टा क्षार हो जाएगा तो आप कह सकते हैं, जान सकते हैं कि जो मिल्क ऑफ मैग्नीशियम क्या है जी, तो क्षार है। तो क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होना चाहिए। तो सर अम्ल है, उदासीन है, ये है अधिक। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। बिल्कुल हम क्या हो जाएंगे, डी हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन द्विक्षारीय अम्ल है ना। द्विक्षारीय अम्ल कौन है, जरा बता दीजिएगा हमें। द्विक्षारीय कहने का मतलब है ना, द्विक्षारीय अम्ल कौन सा है, तो होता है H2SO4, द्विक्षारीय माने जाते हैं, है ना। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, क्या माने जाते हैं, द्विक्षारीय माने जाते हैं, H2SO4 माने जाते हैं, है ना। क्या माने जाते हैं, द्विक्षारीय माने जाते हैं। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हो जाएगा आपका, दांतों को साफ करने के लिए ये मंजन का जो प्रयोग किया, कैसा मंजन होता है, अम्लीय होता है, क्षारीय होता है, लवणीय होता है, कैसा होता है। आप सभी जानते हैं जो मुंह है ना, मुंह में टोटल कितने दांत होते हैं, 32 दांत होते हैं, है ना। कितने होते हैं जी, 32। और पूरे जीवन काल में कितना निकलते हैं, तो 52। कितने, 52। जिसमें से 20 कितने होते हैं, दूध के दांत। कितने होते हैं जी, दूध के दांत होते हैं। फिर आपको कितने आते हैं, फिर आपको आते हैं 28। कितने आते हैं, 28 दांत आते हैं। और लास्ट में कितने आते हैं, 4 आते हैं, है ना। लास्ट में 4 दांत आते हैं। वयस्क स्थिति में कितने होते हैं, 28 होते हैं। उम्र 25 के बाद जो होता है, 25 वर्ष के बाद टोटल दांत कितने हो जाते हैं, 32 हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं, तो 32 दांत हो जाते हैं। ठीक है, और लास्ट में 4 दांत आते हैं, है ना। आप सही पता है 4 दांत होते हैं, कृतनक, रदनक, है ना, अग्र चौड़क, चौड़क यानी पीछे वाला भाग 4 दांत आते हैं, चौड़क। तो मुंह का जो होता है, मुंह जो होता है अम्लीय होता है। कैसा होता है जी, अम्लीय होता है। ठीक है, मुंह का जो पीएच मान होता है वो कैसा होता है, अम्लीय होता है। तो अम्ल और क्षार मिलते हैं तो वह उदासीन हो जाते हैं, लवण बन जाते हैं। तो उसको उदासीन करने के लिए हम लोग जो जिस टूथपेस्ट का या दंतमंजन का प्रयोग करते हैं, वो आपका क्षारीय होता है। क्या होता है जी, क्षारीय होता है। क्योंकि जो भी कीटाणु जीवाणु लगे रहते हैं मुंह में, तो जैसे ही हम मंजन करते हैं तो वह है ना उदासीन कर देता है। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 8 राइट आंसर। जिस हम दंत मंजन का प्रयोग करते हैं वो कैसा होता है, क्षारीय होता है ना। अमृता, किसका है ना, किसका बता रहे हैं सी, ये बता दीजिएगा। तो यह हो जाएगा क्षारीय। जो हम लोग मंजन करते हैं वो क्षारीय होता है, लेकिन जो मुंह है उसमें अम्लीय होते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कली चूना का सूत्र क्या होता है, जस्ट आपको बताया, कली चूना को हम कहते हैं बिना बुझा हुआ चूना। क्या कहते हैं जी, बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना। ठीक है, आप सभी कमेंट करते रहिएगा, बिना बुझा हुआ चूना, है ना, किसे कहते हैं, कली चूना कहते हैं। और बताए हैं जब कली चूना बिना बुझा हुआ चूना है तो वो एकदम बिल्कुल खुला खुला रहेगा, है ना। तो सीएओ क्या होता है, सीएओ, आप बाकी सारे आपको बारे में बता दिए हैं। फकरा चिन्ह CaOH का होल ट्वाइस होता है ना। चलिए, कौन सा पदार्थ नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, जैसे बताएगा अगर आपको कोई टमाटर मार देगा तो आप गुस्से से क्या हो जाएंगे, लाल हो जाएंगे, क्योंकि टमाटर क्या है, अम्ल है। और इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 8 से राइट आंसर, अम्ल हो जाएंगे। ठीक है, कुछ जो प्रश्न इजी है उसको हम टिक मारकर आगे बढ़ जाते हैं। शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो शुष्क बर्फ का आपका रासायनिक सूत्र होता है CO2। क्या होता है, CO2 होता है ना। पढ़ते रहिएगा क्योंकि यही जो आज मेहनत है आपका कल काम देगा, है ना। हाँ, ठंडी का मौसम धीरे धीरे आते गए आ जा रहे हैं, तो आप सभी रजाई में उनको सुनिएगा नहीं, नोट करते चलिएगा सारी बातों को, यानी कि सोचिएगा क्लास देखते देखते, है ना। चलिए अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा अधातु है। देखिए अधातु आप सभी जानते हैं, धातु के बहुत सारे गुण होते हैं, है ना। क्या होता है, वह भंगुर होते हैं। क्या होते हैं जी, वह भंगुर होता है। ठीक है, भंगुर होता है, भंगुर। वह विद्युत ऋणात्मक होते हैं। क्या होते हैं, विद्युत ऋणात्मक प्रकृति के होते हैं, विद्युत ऋणात्मक प्रकृति के होते हैं। ठीक है, उसमें चमक नहीं होती है, उसमें चमक नहीं होती है। ठीक है, वह विद्युत एवं उष्मा क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। क्या होते हैं जी, कुचालक होते हैं। लेकिन एक अपवाद माना जाता है जिसका नाम है ग्रेफाइट।
क्या नाम है मुन्ना? ग्रेफाइट नाम है। जो विद्युत का क्या होता है? विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। विद्युत का क्या होता है जी? विद्युत का सुचालक होता है ना? अपवाद में है ग्रेफाइट। किसमें है जी? तो अपवाद में है। किसमें है? तो अपवाद में। कौन है? तो ग्रेफाइट है। ठीक है, विद्युत का सुचालक होता है। बाकी सब क्या है? अपवाद है। ठीक है। तो ये सारे बात आप नोट कर लीजिएगा। और ये अघातवर्ध नहीं होते हैं, अघातवर्ध नहीं होते हैं, तन्य नहीं होते हैं, ये सारे बातें भी नोट करते चलिए। तन्य नहीं होते हैं। कार्बन है ना? नहीं है। सोडियम Na, सोडियम धातु है, एल्युमिनियम धातु है, कैल्शियम धातु है, सब धातु है। जहाँ कार्बन यहाँ पर तो क्या हो जाएगा? कार्बन हो जाएगा आपका अधातु, क्योंकि तीनों के तीनों क्या है? तीनों के तीनों आपका धातु है। क्या जी? धातु। ठीक है। सोडियम का Na, एल्युमिनियम का Al, कैल्शियम का Ca। सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है, एल्युमिनियम का परमाणु संख्या 13 होता है, और कैल्शियम कितना होता है? तो 20 होता है। ठीक है। मृतक कुमार बी। बच्चे ये बता दीजिएगा कि किस प्रश्न का बी जवाब आ रहा है ना? हम जानेंगे तभी तो किस प्रश्न का जवाब बी आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। सबसे अधिक क्रियाशील धातु सोडियम, चाकू से काटा जा सकता है सोडियम एवं पोटेशियम को। निम्नलिखित में से संश्लेषित सूचक कौन है? संश्लेषित सूचक कौन है? याद रखिएगा, वो आपका मेथिल ऑरेंज है ना? ये आप जो देख रहे हैं, यह अम्ल और क्षार को पहचानने का है ना, एक प्रकार का सूचक है। अम्ल एवं क्षार को पहचानने क्या है जी? सूचक है। अम्ल एवं क्षार को पहचानने का सूचक है कौन? तो ये हल्दी हो गया, लाल पत्ता गोभी होगा, मेथिल ऑरेंज होगा, लिटमस पत्र हो गया, है ना? चलिए सी 28 का सी बिल्कुल हेमंत, है ना? नीलेश बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में कौन अधातु विद्युत का सुचालक है? देखिए अधातु जस्ट आपका आ गया अभी, एक अपवाद में बताए हुए थे, है ना? अपवाद में जस्ट अभी बताया, जिसका नाम है ग्रेफाइट। क्या नाम है? ग्रेफाइट नाम है। याद रखिएगा, कार्बन के अपरूप। ठीक है, कार्बन के नोट कर लीजिएगा, कार्बन के अपरूप याद कर लीजिएगा। क्या चीज? कार्बन के अपरूप। देखिए प्रश्न भले ही आपको लग रहे हैं इजी इजी, लेकिन जितने इजी ही प्रश्न आएंगे, कुछ ही प्रश्न हार्ड होते हैं। कार्बन के अपरूप। कार्बन क्या चीज? अपरूप। इजी प्रश्न नहीं गलती कीजिएगा, आपका है ना बेड़ा पार है, याद रखिएगा, है ना? पाला हो गया आपका क्या चीज? ग्रेफाइट। क्या हो गया जी? ग्रेफाइट हो गया। और क्या हो गया? हीरा। क्या जी? हीरा हो गया। कोयला हो गया, है ना? क्या हो गया? कोयला हो गया। और आपका फुलेरिन, है ना? फुलेरिन। ठीक है, इसमें कार्बन कितने होते हैं? तो कार्बन C60, है ना? कार्बन 60 को होते हैं। कितने होते हैं? कार्बन 60 को होते हैं। ग्रेफाइट एक अपवाद है जो सुचालक होता है विद्युत का। इसका होता है, अगर ग्रेफाइट की बात करते हैं तो इसका प्रयोग होता है स्नेहक के रूप में। अब स्नेहक क्या होता है? स्नेहक का मतलब होता है ग्रीस, है ना? देखे होंगे आप, ग्रीस ग्रीस देखे होंगे, साइकिल वकील में लगता है ग्रीस, ग्रीस होता है। ठीक है। और बात करते हैं क्या होता है, कैसा होता है विद्युत का सुचालक। तो ग्रेफाइट लगता क्या है? आप पेंसिल देखे होंगे, पेंसिल में जो छीलने के बाद जो दिखाई देता है ब्राउन कलर का, भूरा कलर का, वो आपका क्या होता है? तो वो ग्रेफाइट होता है। तो विद्युत का सुचालक होता है। कभी ऐसा जांच नहीं कीजिएगा, क्योंकि उसमें करंट आते हैं, लाइन आता है। अब समझ क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, है ना? चलिए सही है ना? जो बच्ची तीसरा का डी दे रही हैं, ठीक है। अगर निम्न में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है? देखिए यही कारण है कि ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है, तो उसका हम प्रयोग आभूषण के रूप में करते हैं, और अधिक कीमती माना जाता है। वह आभूषण में प्रयोग करते हैं। आभूषण में क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। देखिए क्या हो जाएगा? तांबा। देखिए तांबा जब को नमी में रखा जाता है, उसका रंग जो क्यूप्राइड बनता है ना? तो उसका रंग हरा हो जाता है। कैसा हो जाता है जी? हरा हो जाता है। अगर वही चांदी रहेगा तो चांदी का रंग हो जाता है काला। कैसा हो जाता है? काला हो जाएगा। लेकिन जो सोना देखे हो ना, सोना, ठीक है, आप सुने होंगे गांव देहात में कि सोना है, ठीक है, उसको जहां रखिए, कीचड़ में गाड़ दीजिए, हवा में छोड़ दीजिए, कहीं भी रख दीजिए, तो वो समझिए कि सोना जिसका तस रहता है। क्या रहता है? जिसका तस रहता है वह। तो ये मुक्त अवस्था में पाए जाने वाले हैं, मुक्त अवस्था में पाया जा रहा है। सोना पर समझिए कि बहुत कम मात्रा में, है ना? नगण्य के लिए समझिए कि ऑक्सीजन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इट्स राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका बी हेमंत नीलेश, चलिए बिल्कुल सही है।
शुद्ध सोना को व्यक्ति, देखिए शुद्ध सोना का मात्रक होता है कैरेट। क्या होता है जी? कैरेट। कितने कैरेट का? तो कैरेट का होता है 24 कैरेट। कितना जी? 24 कैरेट। शुद्ध सोना की अगर बात करते हैं, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का होता है। लेकिन जब आभूषण बनाए जाते हैं, लगभग है ना 20-22 कैरेट के आसपास रखे जाते हैं, 22 कैरेट के आसपास, है ना। शुद्ध जो एकदम बिल्कुल प्योर आभूषण होगा 22 कैरेट का होगा। उससे भी सस्ता लीजिएगा 20 कैरेट, 18 कैरेट, 17 कैरेट, सारे के सारे जो आप सोना चांदी ले जाते हैं उसमें लिखा रहता है कितने कैरेट का सोना। जितने कैरेट लीजिएगा, अगर सिर्फ सोचिएगा कि आप 24 कैरेट का सोना आभूषण बना ले सोना का, तो वह टूट जाता है। क्या होता है? टूट जाता है ना। क्या होता है? टूट जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, 31 का। अगला प्रश्न है आपका, सीसा और टीन किस मिश्र धातु के बने होते हैं? सीसा और टीन आप देखे होंगे, सोल्जर, है ना, सोल्जर, पीबी प्लस एस एन, पीबी प्लस एस एन, सोल्जर। ठीक है, तो वह बने होते हैं किसके? तो सीसा और टीन के बने होते हैं, है ना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? ए हो जाएंगे। क्लियर। अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से कौन अधिक अभिक्रियाशील धातु है? तो आपको बताएं हम, सोडियम। सोडियम क्या है जी? सबसे अधिक क्रियाशील है। अगर सोडियम भी रहे, अगर पोटेशियम भी रहे, है ना, सोडियम भी रहे, पोटेशियम में, देखिए पोटेशियम को आपको लगाने पड़ेंगे। दोनों में अधिक कौन क्रियाशील है? तो क्या है? पोटेशियम है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा ऑप्शन के अनुसार। अगला प्रश्न है आपका, है ना, लगभग 35 प्रश्न के आसपास है, 36। किस रासायनिक अभिक्रिया को गर्म करने के बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस, सूत्र लिख लीजिएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस का, क्या होता है? CaSO4, CaSO4 ऑफ 1/2 H2O होता है। तो गर्म किया जाता है 120 डिग्री सेल्सियस पर, तक क्या प्राप्त होता है? तो जिप्सम प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? जिप्सम प्राप्त होता है ना। CaSO4 इंटू 2H2O होता है। यह प्रश्न जरूर नोट कर लीजिएगा आप सभी, क्योंकि यह जो इसके है ना कन्फर्म आते हैं, याद रखिएगा। विरंजक चूर्ण का CaOCl2 होता है। विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है? CaOCl2 होता है। चुना पत्थर बता दिए हैं CaCO3, कली चुना बता दिए हैं CaO होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, इट्स राइट आंसर, है ना। चलिए ठीक है अमृता। अगला प्रश्न है आपका, धातु की प्रकृति कैसी होती है? याद रखिएगा, तो धातु की प्रकृति होती है विद्युत धनात्मक होती है। क्या होती है? विद्युत धनात्मक होती है। जो अधातु की प्रकृति होती है, अधातु की जो प्रकृति होती है कैसी होती है? विद्युत ऋणात्मक होती है। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक कौन होता है? फ्लोरीन। कौन होता है जी? फ्लोरीन होता है। फ्लोरीन होता है, जिसका संकेत कितना है? एफ है। किस वर्ग का है? यह वर्ग है आपका 17, वर्ग 17 का तत्व है। ट्रिक क्या बताते हैं? फिर कल बाहर आई आंटी, ये सारे बात याद रखेगा। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है। ठीक है, उदासीन के बारे में हमको बता चुके हैं, जिसका पीएच मान 7 होता है। और ये आज का लास्ट और बहुत अति महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक है ना। हाँ, ओके ओके हेमंत, नमस्ते। अभी याद पड़ा क्या नमस्ते के लिए। अभिक्रियाशील समूह CO किसका है? याद रखिएगा, CO की बात करते हैं तो कार्बोनिल की समूह है। लेकिन एल्डिहाइड याद रखिएगा CHO होता है ना। ईथर C, है ना, ईथर का O हो जाएगा O हो जाएंगे। अगर एल्कोहल की बात करते हैं तो OH होता है। क्या होता है जी? OH होता है। आप जरूर अभिक्रियाशील समूहों को याद कर लीजिएगा, है ना। देखिए लगभग 36 प्रश्न थे, लेकिन अगर 36 प्रश्न में 2 का भी गुणा कर दीजिए, लगभग 80 के 72 यानी 80 प्लस प्रश्नों को हमने हल किए हुए हैं, बताए हुए हैं आपको डिस्कशन को। अगर एक बार में सारे प्रश्न आपको नहीं याद हुए होंगे, क्लास को दोबारा देख लीजिएगा, तिबारा देख लीजिएगा, लेकिन जब तक देखिएगा तो सारे बात आपको याद ना हो जाए। ठीक है, कल बिल्कुल पूरा तैयारी कर लीजिएगा। कल केमिस्ट्री के कुछ हार्ड प्रश्न रहेंगे, है ना। कल केमिस्ट्री कुछ हार्ड प्रश्न रहेंगे, उसको भी देख लेते हैं। 2-3 क्लास ले लेंगे केमिस्ट्री के, तो आपका डर नहीं रहेगा ऑब्जेक्टिव में किसी प्रकार के। तो चलिए, आपको क्लास कैसा लगा है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि अगर आपको अच्छा लगता है तो बढ़िया है, समझ में आए तब पर ही बढ़िया है। अगर नहीं भी समझ में आए दोबारा क्लास देख लीजिएगा, नहीं फिर भी नहीं है तो हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जैसा भी हो, फिर मिलेंगे कल अपने समय निर्धारित। कुछ दिनों के लिए थोड़ी सी समस्या हो गई थी सिस्टम उस्टम में, तो उसके लिए खेद है। कल मिलेंगे अपने निर्धारित समय 8 बजे। ठीक है, तब तक के लिए आप सभी को गुड नाइट। क्लास को रिवाइज कर लीजिएगा। चलिए हेमंत, गुड नाइट, है ना।